हाँ हाँ, अच्छा भाई, मुझे पता था कि तुम सबसे साहसी हो। आओ पीते हैं। धमाका। प्रतीक ने वाकई बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। इसके अलावा कीमियागरों का शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर होता है। यह शराब इतनी तेज थी कि प्रतीक जमीन पर गिर पड़ी। जब सभी लोग आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट आए तो हितेश ने चुपचाप सौरभ से पूछा, तुम इस राघव के बारे में क्या सोचते हो? क्या वह भरोसेमंद है? सौरभ ने कहा, जब वह बोलते हैं तो उनकी आध्यात्मिक उतार चढ़ाव उनके शब्दों से मेल खाते हैं। ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह झूठ बोल रहे हैं। उन्हें अपने दिल से बोलना चाहिए था, इसलिए ऐसा लगता है कि वह बहुत भरोसेमंद हैं। कितना खेदजनक है, काश कि हम उससे 1 साल पहले भिड़ गए होते। सिर्फ 1 साल के प्रशिक्षण के साथ, अपनी असामान्य आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से सांझी को हरा सकता था। हितेश ने आह भरी। वो परिवार धीरे धीरे हम पर अतिक्रमण कर रहा है। हमारे परिवारों में पहले से ही कई गद्दार हैं, लेकिन हम यह जानते हुए भी असहाय हैं। वो परिवार ने बहुत अधिक संपत्ति जमा कर ली है और उन्होंने अनगिनत संबंध बनाए हैं। यदि सांझी प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो पिल वैली की तैयारी के कारण हमारे दोनों परिवारों को या तो पिल टॉवर से बाहर निकाल दिया जाएगा या उनका सफाया कर दिया जाएगा। मैंने अंतिम संघर्ष करने के लिए अपनी तैयारी पहले ही कर ली है, लेकिन इस राघव ने योजनाओं में बदलाव कर दिया है। आइए देखते रहें। मैं वास्तव में अपना अंतिम विकल्प नहीं अपनाना चाहता। उम्मीद है कि राघव हमें एक नया अवसर प्रदान कर सकता है, सौरभ ने कहा। यह अच्छा होगा, लेकिन हम अपनी सारी उम्मीदें उस पर नहीं लगा सकते। हमें दूसरे मामलों में भी गति बढ़ानी चाहिए। अगर राघव काम नहीं करता है तो हम अपनी दूसरी योजना पर काम जारी रखेंगे। वे चाहते हैं कि हम भाग जाएं, फिर उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हितेश ने कहा। ठीक है, तो मैं पूरे भंडार को राघव के लिए खोलने का आदेश दूंगा। उसे सभी औषधीय सामग्री और गुप्त ग्रंथों तक पूरी पहुंच होगी। यह सबसे अच्छा है, क्योंकि राघव ने हुओ परिवार का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह हमारी योजना के लिए और भी ज्यादा अनुकूल है। अगले दिन राघव अभी बिस्तर से बाहर निकला ही था कि एक युवती उसे 7 खजाने के रत्न टॉवर में वापस ले आई। राघव की इच्छा आखिरकार पूरी हुई और उसने औषधीय घटक भंडार में प्रवेश किया। हे भगवान, यह तो बहुत शानदार है। उन्होंने यह कैसे किया? जब वह अंदर गया तो राघव दंग रह गया। यह भंडारण कक्ष 100 मील से भी ज्यादा चौड़ा था। यह कैसे संभव था? टावर इतना बड़ा भी नहीं था। औषधीय सामग्री भंडार अन्य भंडारण कक्षों से अलग है। यहां एक संरचना है जो स्थान को बढ़ाती है। सिद्धांत स्थानिक वलय से बहुत अलग नहीं है, लेकिन यह बहुत अधिक जटिल है, युवती ने समझाया। स्थानिक वलय केवल स्थिर स्थान से भरे हुए थे, लेकिन यह स्थान बाहरी दुनिया जैसा ही था। बस बाहरी दुनिया छोटी दिखती थी, लेकिन अंदर की दुनिया बेहद विशाल थी। यहां औषधीय सामग्री पहले स्तर से लेकर 6ठे स्तर तक व्यवस्थित की गई है। प्रत्येक स्तर पर लाखों प्रकार की सामग्री है। आपको 4थे स्तर और उससे नीचे की सामग्री के साथ अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस 5वें और 6ठे स्तर की सामग्री के साथ क्षेत्र से गुजरना होगा। बेशक तकनीकी रूप से आपको केवल 5वें स्तर के क्षेत्र से गुजरना होगा। सामग्री, उनके उपयोग, उनके गुण और उनकी सीमाओं की पहचान करना सीखें। प्रत्येक सामग्री के सामने एक विस्तृत विवरण है। इसके अलावा उन्हें सामान्य और दुर्लभ सामग्री में भी विभाजित किया गया है। आपको सामान्य चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, युवती ने कहा। राघव को 5वीं श्रेणी के क्षेत्र में लाया गया। उसने औषधीय सामग्रियों से भरी लगभग अंतहीन अलमारियां देखीं। प्रत्येक औषधीय सामग्री के सामने एक लेबल था जिस पर विस्तृत जानकारी भरी हुई थी। राघव के शांत होने के बावजूद उसका दिल धड़क रहा था। पिल टॉवर वास्तव में पिल टॉवर था। क्षमता का यह स्तर चौंकाने वाला था। राघव के आदिम अराजकता वाले स्थान में मौजूद कुछ सामग्रियां इस स्थान की तुलना में फीकी पड़ गईं। उसके पास केवल कुछ हजार तरह की सामग्रियां थीं और वे सभी स्तरों को संदर्भित करती थीं, लेकिन यहां उनके पास हर स्तर पर लाखों अलग अलग सामग्रियां थीं। धन्यवाद, मैं अब शुरू करने जा रहा हूं। आप
अगर आपको कुछ करना है तो आपको जाकर कर लेना चाहिए। राघव मुस्कुराया। ठीक है, मैं भंडार के बाहर इंतजार करूंगी। अगर कोई सवाल हो तो सीधे मुझसे आकर पूछ लेना। इतना कहकर युवती चली गई। हा 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 हा, मुझे सोना मिल गया है। राघव अंदर ही अंदर पागलों की तरह हंस रहा था, लेकिन उसने इसे ज्यादा नहीं दिखाया। उसने देखा कि वह भंडार में अकेला नहीं था। अन्य लोग शायद सामग्री निकाल रहे थे या उन्हें फिर से भरने के प्रभारी थे। राघव सीधे दुर्लभ अनुभाग में गया, जिसमें ऐसी सामग्री थी जो कीमिया की बहुत उपेक्षित शाखाओं का हिस्सा थी और बहुत कम इस्तेमाल की जाती थी। बाहरी दुनिया में इन बहुमूल्य औषधीय सामग्रियों को इकट्ठा करना बेहद कठिन था, अन्यथा हुआयुन संप्रदाय बहुत पहले ही इन्हें राघव के लिए ढूंढने में कामयाब हो जाता। हे ज्ञानोदय महल स्टार, बस मेरा इंतजार करो। रंगीन कांच की घास, मेरा खजाना, मैं आखिरकार तुमसे मिला हूं। बहुत बढ़िया ब्रिलियंसली फूड। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें इतना लंबा इंतजार करवाया। 9 पत्ती क्रिकेट मोती फूल, तुम्हें देखकर वाकई बहुत अच्छा लगा। हर बार जब वह इन नई औषधीय सामग्रियों को देखता तो राघव के मुंह से बड़बड़ाहट निकल जाती। ये ज्ञानोदय महल की गोलियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियां थीं और बाहरी दुनिया में इन्हें खरीदना लगभग असंभव था। वे इन सामग्रियों की संख्या पर नजर रखते हैं। मुझे कोई रास्ता सोचना होगा। समझ गया। राघव ने रंगीन कांच की घास को सीधे आदिम अराजकता वाले स्थान में फेंक दिया। मुरझाया हुआ घटक तुरंत ठीक हो गया और जीवन शक्ति से भर गया। राघव ने सीधे इसकी जड़ों का एक टुकड़ा तोड़कर मिट्टी में फेंक दिया। फिर उसने नई सामग्री का प्रत्यारोपण जारी रखा। जहां तक मूल रंगीन ग्लास घास की बात है, उसने इसकी सारी जीवन ऊर्जा चूस ली और उसकी जगह नई घास लगा दी। उसे बस प्रत्येक सामग्री के लिए एक जड़ की जरूरत थी। वह एक जड़ अनगिनत सामग्रियों के बराबर थी। इस पद्धति को जारी रखते हुए उन्होंने पागलपन से कीमती सामग्री को प्रत्यारोपित किया। उन्होंने पहले ज्ञानोदय पैलेस गोली की सामग्री को प्राथमिकता दी। एक गायब है। स्वर्गीय स्टार ड्रैगन लार घास। पहले तो उसके पास 20 से अधिक सामग्री की कमी थी, अब केवल एक ही सामग्री की कमी थी। स्वर्गीय स्टार ड्रैगन लार घास गोली के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण सामग्री में से एक थी। इसे किसी अन्य घटक के साथ बदलना असंभव था। जो भी हो, मैं धीरे धीरे ही कोई रास्ता सोच पा रहा हूं। सबसे पहले मुझे ये सारे नए पौधे रोपने दो। राघव ने बड़े पैमाने पर लूटपाट शुरू की। कुछ पौधे ऐसे थे जिनका एक छोटा हिस्सा ही उसे दूसरे पौधे में लगाना था। उस छोटी सी मात्रा से औषधीय प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कुछ पौधे रंगीन कांच की घास जैसे थे। अगर वह उसका एक हिस्सा भी ले लेता तो उसका औषधीय प्रभाव खत्म हो जाता। इसलिए उसे उन्हें आदिम अराजकता वाले स्थान में लाना पड़ा और फिर उन्हें बदलना पड़ा। उन्होंने पिल टॉवर से भी सीखा था। उन्होंने 6ठी श्रेणी की सामग्री के लिए आदिम अराजकता स्थान में एक क्षेत्र को चिह्नित किया। उन्होंने 5वीं श्रेणी की सामग्री के लिए एक और खंड भी बनाया। अब भविष्य में उन्हें ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा। पलक झपकते ही 10 दिन बीत गए। इस दौरान राघव ने कड़ी मेहनत की थी और अब यहां का हर तत्व भी उसके आदिम अराजकता वाले स्थान में था। मिस्टर राघव, आप क्या हैं? युवती जल्दी से खड़ी हो गई जब उसने उसे बाहर जाते देखा। मैंने पढ़ाई पूरी कर ली है, राघव ने कहा। बेशक उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने वह सब ले लिया जो उसे लेना चाहिए था और वह भी ले लिया जो उसे नहीं लेना चाहिए था। अब जब लेने के लिए कुछ नहीं बचा था तो जाने का समय आ गया था। युवती ने कहा, लेकिन परिवार के मुखिया ने कहा कि आपको एलिमिनेशन राउंड तक एकांत में रहना चाहिए। वह परिवार के मुखिया के आदेश का विरोध नहीं कर पाई। मैंने पहले से ही 5वीं और 6ठी श्रेणी की सभी औषधीय सामग्री के प्रभाव, उपयोग और विशेषताओं को याद कर लिया है। यहां रहना समय की बर्बादी होगी। मुझे शोधन का अभ्यास करने जाना है, राघव ने कहा। यह कैसे संभव है? इसमें 1 मिलियन से ज्यादा सामान्य सामग्री थी। यह असंभव है। राघव का चेहरा उदास हो गया। मेरे मामले ऐसे नहीं हैं जिन पर आपको सवाल उठाने की जरूरत है, न ही मुझे आपको अपनी बात समझाने की जरूरत है। अगर आपको जिम्मेदारी से डर लगता है तो मैं आपके साथ परिवार के मुखिया से मिलने चलूंगा।
राघव उसके साथ उलझने के लिए बहुत आलसी था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, वह अभी अपने कमरे में लौटा ही था कि हितेश और आर्यवीर आ गए। राघव मुस्कुराया और सीधे उनके सवालों का जवाब दिया। नतीजतन वे दोनों अवाक रह गए। वह उन सभी औषधीय सामग्रियों के प्रभावों और गुणों को अच्छी तरह से जानता था जिनके बारे में उन्होंने उससे पूछा था। वह बहुत ही दुर्लभ सामग्रियों के गुणों को भी बहुत विस्तार से समझा सकता था। हाँ, मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं जो कुछ भी देखता हूं उसे याद रख सकता हूं, राघव ने कहा। आर्यवीर और हितेश को अचानक समझ में आ गया। किसी व्यक्ति की याददाश्त उसकी आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ी होती है। राघव की विशाल आध्यात्मिक शक्ति को देखते हुए वे समझ सकते थे कि उसके पास इतनी अच्छी एडिटिव मेमोरी कैसे थी। राघव, अब जब आप औषधीय सामग्री से परिचित हो गए हैं और आप गोली के फार्मूले से भी परिचित हैं, तो आपको केवल अनुभव की कमी है। आपको कल गोली शोधन मंडप में जाना चाहिए। वहां आपको परिष्कृत करने में मदद करने के लिए लोग होंगे। जब तक आप एक गोली का नाम लेते हैं, वे तुरंत आपके लिए सभी औषधीय सामग्री की व्यवस्था करेंगे। यह आपका कीमती समय बचाएगा, आर्यवीर ने कहा। ठीक है, मैं अभी चलता हूं। मैं अपनी कीमियागिरी का अभ्यास भी करना चाहता हूं, क्योंकि यह सुधार करने का सबसे तेज तरीका है। राघव अतुलनीय रूप से उत्साहित दिखाई दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रोने की इच्छा हो रही थी। अपनी पिल गॉड यादों के साथ उसे किस कीमिया अनुभव की आवश्यकता थी, लेकिन राघव के न जाने का कोई मतलब नहीं था। न केवल उसे जाना था, बल्कि उसे इसके बारे में खुश होने का नाटक भी करना था। राघव असहाय था। परिणाम स्वरूप राघव को 7 खजाना रत्न टॉवर के गोली शोधन मंडप में भेजा गया। आर्यवीर और हितेश के गंभीर चेहरों के बारे में सोचते हुए राघव रोना चाहता था। उसे न केवल गोलियों को परिष्कृत करना था, बल्कि उसे सभी प्रकार की गोलियों को परिष्कृत करना था, जिससे उन्हें पता चल सके कि वह कीमिया से पूरी तरह ग्रस्त था। उन्होंने पूरा दिन उन्हें परिष्कृत करने में बिताया। इसके अलावा वह उन्हें ठीक से परिष्कृत भी नहीं कर पाए और उन्हें कुछ गलतियां भी करनी पड़ी। इस प्रयास से उन्हें लगभग उल्टी आ गई। लेकिन अंत में आर्यवीर और हितेश ने राघव के अथक अभ्यास की खबरें सुनी। उन्होंने उसकी दृढ़ता की बहुत प्रशंसा की। उन्हें तो छोड़िए, राघव भी खुद की प्रशंसा कर रहा था। हर कोई अभिनय में इतना कुशल नहीं हो सकता। सौभाग्य से 10 दिनों के बाद आर्यवीर अंततः राघव को 7 खजाने वाले रत्न टॉवर से बाहर ले आया। आखिरकार वह राघव को इस तरह पूरी ताकत से आगे बढ़ने नहीं दे सकता था। एक बार में उसने गोलियों की 100 से ज्यादा भट्टियां परिष्कृत कर ली थीं। यह आत्मा पर बहुत भारी पड़ रहा था। एलिमिनेशन राउंड से पहले उसे आराम करने की जरूरत थी। राघव आखिरकार अपनी यातना से बच निकला। वापस लौटने के बाद वह एकांतवास में जाने से पहले पूरे दिन और रात सोया। राघव की मेहनत देखकर आर्यवीर ने मन ही मन सोचा कि वह निश्चित रूप से गोलियों का दीवाना है। हालांकि राघव एकांत में जो कर रहा था वह गोलियों को परिष्कृत करना नहीं था, बल्कि औषधीय अवयवों को तेजी से विकसित करने के लिए आदिम अराजकता मनका पर जोर देना था। राघव की सावधानी पूर्वक देखभाल के तहत दर्जनों मील चौड़े औषधीय क्षेत्र 5वीं और 6ठी श्रेणी की औषधीय सामग्री से भर गए। अकेले ये औषधीय क्षेत्र ही अमूल्य खजाने थे। अब जबकि राघव ज्यानटियन क्षेत्र में आगे बढ़ चुका था, आदिम अराजकता क्षेत्र 3000 मील की भयावह चौड़ाई तक बढ़ गया था। काली मिट्टी और कुछ औषधीय क्षेत्रों के अलावा राघव ने इस पूरे क्षेत्र को विशाल पेड़ों से भर दिया था। आदिम अराजकता क्षेत्र मूलतः एक हरा भरा जंगल था। ये पेड़ उसके जीवन रक्षक उपाय थे। जब वह घायल होता था तो वह खुद को ठीक करने के लिए उनकी जीवन ऊर्जा खींच सकता था। हालांकि उसकी साधना के आधार में वृद्धि के साथ उसका भौतिक शरीर भी बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। जब वह घायल होता था तो उसे ठीक होने के लिए अविश्वसनीय मात्रा में जीवन ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। ये पेड़ उसकी जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ थे। इन पेड़ों की गुणवत्ता बहुत कम थी, लेकिन अभी के लिए वह कोई बेहतर पेड़ नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए वह केवल उनका उपयोग कर सकता था। राघव ने अनुमान लगाया कि हालांकि आदिम अराजकता का स्थान बड़ा हो गया था,
लेकिन वह ऊर्जा समाप्त होने से पहले कुल 3 बार भारी चोटों से उबरने में सक्षम होगा। इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, वह मौत के कगार से लगभग 10 बार उबर सकता था, लेकिन अब यह केवल 3 था। ऐसा नहीं था कि पेड़ों की जीवन ऊर्जा कमजोर थी, बल्कि बस इतना था कि राघव का शरीर बहुत राक्षसी था। अगर मैं हरे ड्रैगन सार रक्त को परिष्कृत कर लूं, तो क्या मैं इन पेड़ों का उपयोग भी कर पाऊंगा? राघव ने कड़वाहट से शिकायत की। उसे अपने शरीर को हरे ड्रैगन सार रक्त को परिष्कृत करने के लिए 1000 कैरेट बल सहने में सक्षम होने की आवश्यकता थी। 1 कैरेट 300,000 पाउंड के बराबर होने के कारण उसने अनुमान लगाया कि उसकी सहन शक्ति लगभग 500 कैरेट थी। 1000 कैरेट तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। यदि यह सामान्य साधनों के अनुसार होता, तो शायद उसे इसे परिष्कृत करने से पहले समुद्र विस्तार क्षेत्र तक पहुंचना पड़ता। लेकिन उसने असुरा सुथरा बॉडी आर्ट की खेती की। अगर वह चौथे स्टार को संघनित कर सकता है, तो उसका शरीर और भी मजबूत हो जाएगा। उस समय उसे इसे परिष्कृत करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा ड्रैगन विशेषज्ञ ने कहा था कि इसे परिष्कृत करने के बाद वह ड्रैगन ब्लड बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती कर सकता है, जिससे उसका भौतिक शरीर अकल्पनीय बिंदु तक बढ़ सकता है। एक बिंदु जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। क्या यह जादुई वस्तुओं के समान स्तर का कुछ हो सकता है, या फिर खजाने की वस्तुएं? ब्लड ड्रिंकर कहां है? राघव को अचानक ब्लड ड्रिंकर का ख्याल आया। लड़ाई के बाद उसने इसे फिर से इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सोचा था कि यह अभी भी आदिम अराजकता स्थान में एक बड़े मंच पर है जहां उसने इसे रखा था, लेकिन अब उसने पाया कि वह स्थान खाली था। अपनी दिव्य भावना को बाहर निकालते हुए उसने अचानक देखा कि ब्लड ड्रिंकर को फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड में छुरा घोंपा गया था। राघव हैरान रह गया। ब्लड ड्रिंकर अपने आप कैसे आगे बढ़ गया था? जल्दी से जांच करते हुए वह यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि वर्तमान में ब्लड ड्रिंकर द्वारा एक अजीब ऊर्जा अवशोषित की जा रही थी। ब्लड ड्रिंकर फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड के भीतर की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। तो क्या यह मूल रूप से इसी पदार्थ से बना था? यह ठीक होने के लिए इसकी ऊर्जा को अवशोषित करना चाहता है। राघव बहुत हिल गया था। उसे याद आया कि शंकराचार्य ने जाने से पहले क्या कहा था। उसने कहा था कि ब्लड ड्रिंकर भी एक खजाना आइटम है और एक बहुत ही भयानक वस्तु। हालांकि यह गंभीर रूप से घायल था और इसकी आत्मा अभी भी नींद में थी। ब्लड ड्रिंकर को धीरे धीरे फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड से ऊर्जा अवशोषित करते देख राघव खुशी से भर गया। उसने ब्लड ड्रिंकर को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया ताकि वह तेजी से अवशोषित हो सके, ताकि वह ठीक हो सके। यह राघव के लिए एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी बात थी। अगर ब्लड ड्रिंकर ठीक हो जाता, तो क्या वह इतनी भयानक ट्रेजर आइटम के साथ सी एक्सपेंशन विशेषज्ञों का वध नहीं कर सकता था? जैसे ही वह खुशी से भर गया, उसने बाहरी दुनिया से दस्तक सुनी। उसने जल्दी से अपने मन को आदिम अराजकता के स्थान से हटा लिया। दस्तक देने वाला आर्यवीर था। समय जल्दी बीत गया था। आज एलिमिनेशन राउंड का दिन था। राघव, तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या तुम आश्वस्त हो? हे, चिंता मत करो, इस बार मैं सांझी को ठीक से दबा दूंगा। राघव बहुत खुश होकर आर्यवीर के साथ बाहर चला गया। आज उसका मूड वाकई बहुत अच्छा था। इससे पता चलता है कि दूसरे लोगों का मूड शायद इतना अच्छा नहीं होगा। 7 खजाना ज्वेल टॉवर के सामने अखाड़े के चारों ओर पहले से ही लोगों का एक समुद्र था। पिछली बार की तुलना में यहां और भी अधिक लोग थे। इस बार के उन्मूलन द्वार में कई कीमिया वरिष्ठों को बाहर कर दिया गया था। पिल एम्परर प्रतियोगिता को 4 भागों में विभाजित किया गया था: प्रारंभिक दौर, उन्मूलन दौर और फाइनल। यह बेहद सरल था, लेकिन उन्मूलन चरण में सबसे क्रूर वॉशआउट दर थी। अतीत में 70% से अधिक प्रतियोगी एलिमिनेशन राउंड में ही बाहर हो जाते थे। पिछले महीने प्रारंभिक दौर में केवल 10वां हिस्सा ही बाहर हुआ था। अभी भी मैदान में 800 से ज्यादा लोग मौजूद थे। उनके चेहरे पर गंभीर भाव थे। एलिमिनेशन राउंड का परीक्षण। 9 क्रांति जीवन गोली को परिष्कृत करना है। टावर प्रशासक की भावनाहीन आवाज
सभी के कानों में गूंज उठी। क्या? वस्तुतः प्रत्येक प्रतियोगी की अभिव्यक्ति बदल गई। नौक्रांति जीवन गोली को 5वीं श्रेणी की गोलियों में सबसे कठिन गोली माना जाता था। मृत्यु के कगार पर खड़ा कोई व्यक्ति इसे खा सकता था, जिससे यह गारंटी मिलती थी कि वह अगले 6 घंटे तक जीवित रह सकता है। उनकी जीवन ऊर्जा फीकी नहीं पड़ेगी, न ही उनकी आत्मा नष्ट होगी। इससे उन्हें ठीक होने के लिए कीमती समय मिल गया। सच तो यह है कि किसी गोली को उच्च कठिनाई वाली गोली के रूप में वर्गीकृत करने के लिए केवल 50% विफलता दर की आवश्यकता होती है, लेकिन 9 रिवॉल्यूशन लाइफ पिल की विफलता दर 70% थी। यह परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन 5वीं श्रेणी की गोलियों में से एक थी। सबसे बुरी बात यह थी कि 70% विफलता दर एक निजी शांतिपूर्ण कमरे में परिष्कृत करने के लिए संदर्भित थी। इस अराजक माहौल में असफलता की संभावना 90% से ऊपर होगी, लेकिन उनके पास औषधीय सामग्री के केवल 3 हिस्से थे। इसके अलावा अगर वे पहली बार असफल हो गए तो फिर से असफल होने की संभावना और भी अधिक होगी, लगभग 100% के करीब। इसलिए हर प्रतिस्पर्धी कीमियागर की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी। इस तरह की प्रतियोगिता शायद इस बात पर निर्भर करती थी कि कौन अधिक भाग्यशाली था। टावर प्रशासक ने घोषणा की, प्रत्येक व्यक्ति के पास औषधीय सामग्री के 3 सेट हैं। समय सीमा 24 घंटे है और गोली को पास होने के लिए 5 रिंग स्तर तक पहुंचना चाहिए। यह सुनकर प्रतियोगियों के होश उड़ गए। यहां तक कि समुद्र सेन, हितेश और सौरभ भी हैरान रह गए। इस साल प्रतियोगिता इतनी असामान्य कैसे थी? गोली के फार्मूले पहले से ज्यादा कठिन थे और पास होने की जरूरतें और भी ज्यादा थीं। अगर कोई एलिमिनेशन राउंड पास नहीं कर पाया तो क्या होगा? क्या इस पीढ़ी की गोली सम्राट प्रतियोगिता मजाक बनकर नहीं रह जाएगी? यह असंभव है। कोई भी इतनी कठिन चीज को परिष्कृत नहीं कर सकता। प्रतियोगियों में से एक ने उग्रता से दहाड़ते हुए कहा, यह कार्य मूलतः असंभव था, उसे यहां से ले जाओ। टावर प्रशासक ने अपना हाथ हिलाया और 4 सफेद वस्त्रधारी व्यक्ति उस व्यक्ति के मंच पर पहुंचे। एक महान गोली सम्राट के रूप में उसकी स्थिति को अनदेखा करते हुए उन्होंने उसे अखाड़े से बाहर खींच लिया, जैसे कि वह एक मरा हुआ कुत्ता था। अगर आप हार मानना चाहते हैं तो जल्दी से चले जाइए। इतने सारे शब्द बर्बाद मत कीजिए। अगर कोई फिर से ऐसी गड़बड़ी करना चाहता है तो वे तुरंत अपनी योग्यता खो देंगे। एलिमिनेशन राउंड शुरू हो जाए। टावर प्रशासक की ठंडी चीख के बाद नौक्रांति जीवन गोली का सूत्र मंच पर दिखाई दिया और सफेद वस्त्र पहने पुरुषों के एक समूह ने सभी को औषधीय सामग्री के 3 सेट वितरित किए। राघव को नौक्रांति जीवन गोली की वास्तव में परवाह नहीं थी। अन्य लोगों के भावों को देखते हुए उसने देखा कि प्रतीक और आर्यवीर उसे गंभीरता से देख रहे थे। उसने उन्हें एक आश्वस्त नजर से देखा। उसका मतलब था कि यह कुछ भी नहीं था। सच तो यह है कि उनके लिए भी नौक्रांति जीवन गोली को परिष्कृत करने में विफलता की दर बहुत अधिक होगी। इसके अलावा 5 रिंग वाली गोली को परिष्कृत करना काफी चुनौतीपूर्ण था। राघव ने उन कीमियागरों की ओर देखा जिनके साथ वह कई बार शराब पी चुका था, और उसने देखा कि वे अत्यंत एकाग्र और तनावग्रस्त थे क्योंकि उन्होंने सामग्री को अलग करना शुरू कर दिया था। उनमें से कुछ पहले से ही पसीने से तर थे। इस तरह की स्थिति में वे काफी दबाव में थे। अचानक राघव को लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने मुड़कर देखा तो सांझी उसकी ओर देख रहा था। जब राघव ने उसे देखा तो सांझी ने अपना अंगूठा उठाया और फिर उसे अपने नितंब की ओर झुकाया। इसका मतलब यह था कि राघव को उससे बहुत पीछे रहना ही उचित था। उसकी इस हरकत पर कई लोगों की निगाहें लगीं और टावर प्रशासक भी इसे देखकर भौंचक्का रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक इसे नियम तोड़ना नहीं माना जाएगा। हाँ, सांझी राघव को कोस रहा है। राघव केवल उसके पीछे रह सकता है और उसकी बकवास खा सकता है। दर्शक हंसे। छी, ये छोटे लोग ये मेरे साथ खेलना चाहते हैं। राघव सीधे अपने मंच के ऊपर कूद गया, जिसने सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ दूर खड़े समुद्रसेन की ओर अपनी उंगली से इशारा किया। इसके बाद
उसने सांझी के नितंब की ओर इशारा किया और प्रसन्नता से भरा भाव दिखाया। उसी क्षण उसने एक सोने का सिक्का जमीन पर फेंका और फिर उसे उठा लिया। एक पल के लिए सभी उलझन में पड़ गए। इसका क्या मतलब है? इतनी जटिल क्रियाओं के कारण वे इसे समझ नहीं पाए। हा हा हा, यह आदमी सचमुच अद्भुत है। लेकिन इस दुनिया में अभी भी कुछ चतुर लोग थे जो राघव के कार्यों के पीछे का अर्थ समझने में कामयाब रहे। क्या? उसका क्या मतलब था? अकेले मत हंसो। राघव का मतलब है, सांझी के परिवार के मुखिया को वेश्यावृत्ति करना पसंद है, जबकि सांझी को अपना बट बेचना पसंद है। वे सभी फूहड़ हैं। हा 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 हा। भीड़ में से बेकाबू हंसी गूंज उठी। लांग सांड निश्चित रूप से लोगों को कोसने की पराकाष्ठा पर पहुंच गया था। इस जोरदार हंसी में हितेश और सौरभ भी शामिल थे। राघव वाकई शीर्ष ग्रेड का था। वह ऐसा करने में भी सक्षम था। फिर समुद्र सेन की मुड़ी हुई अभिव्यक्ति को देखकर उन्हें अविश्वसनीय रूप से तरोताजा महसूस हुआ। इतने सालों से उनका दबा हुआ गुस्सा आखिरकार बाहर आ रहा था। आप! सांझी क्रोधित हो गया। चुप रहो, अगर तुमने हंगामा किया तो तुम्हें तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। टावर प्रशासक ने आखिरकार अपना मुंह खोला। सांझी ने कांपते हुए जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। आमतौर पर उसका हुआ परिवार पूरे पूर्वी बंजर भूमि पर हावी हो सकता था, लेकिन यहां उसका सामना पिल टावर के टावर प्रशासक से था। उसने घमंडी होने की हिम्मत नहीं की। उसके पास अपना गुस्सा दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने देखा कि राघव कुछ बोल रहा था। हालांकि वह कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कह रहा था, बेवकूफ, अब तुम्हें और भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सांझी के सिर की नसें उभरी हुई थीं और वह अपने दांतों को इतनी जोर से भींच रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वे टूट जाएंगे। यह राघव बहुत क्रोधित करने वाला था और अगर यह जारी रहा तो गोलियों को परिष्कृत करना तो दूर, वह गुस्से से मर भी सकता था। वह मुड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। खुद पर ध्यान केंद्रित किया। उसे पहले शांत होना था, अन्यथा वह नौक्रांति जीवन गोली को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होगा। अब जबकि सांझी उसकी ओर नहीं देख रहा था, राघव के पास उसे और अधिक क्रोधित करने का कोई रास्ता नहीं था। वह केवल कूद सकता था। उसने देखा कि आर्यवीर उसकी ओर देख रहा था और उसका मतलब था कि उसे शांति से गोली को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि वह अधिक महत्वपूर्ण था। राघव ने उसे इशारा किया, जिसका मतलब था कि उसे भरोसा है। फिर उसने अपनी भट्टी को गर्म करना शुरू कर दिया और एक एक करके अपनी सामग्री को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। बहुत बढ़िया। इस महीने में राघव ने बहुत तरक्की की है। उसे पता है कि पहले कौन सी सामग्री को परिष्कृत करना है और उसकी तकनीक में सुधार हुआ है। उसमें लगभग कोई खामी नहीं है। वह वास्तव में एक कीमिया जीनियस है। हितेश ने सिर हिलाया। उन्होंने इस महीने राघव की प्रगति को स्पष्ट रूप से देखा था। उनकी कार्यनीति व्यावहारिक रूप से राक्षसी थी, लगभग एक तरह के जुनून तक पहुंच गई थी। उनकी वर्तमान उपलब्धियों का कारण कोई संयोग नहीं था। अचानक एक धीमी सी आवाज हुई और एक व्यक्ति की गोली बनाने वाली भट्टी से धुआं निकलने लगा। उस व्यक्ति की जरा सी लापरवाही के कारण उसका सारा काम बर्बाद हो गया। ठीक उसी समय जब वह पाउडर मिलाना शुरू कर रहा था, अपने दांत भींचते हुए वह व्यक्ति एक बार फिर से अभ्यास करने लगा। दर्शक अपना सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक पाए। हालांकि प्रतियोगी सभी प्रतिभाशाली थे, फिर भी वे बहुत छोटे थे। उनके पास पर्याप्त अनुभव नहीं था। इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि पहले शांत हो जाए। जब आप अपनी मानसिक स्थिति को चरम पर ले जाएं, तभी आपको फिर से शोधन करना शुरू करना चाहिए। इस तरह की जल्दबाजी से उसकी असफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जैसी कि उम्मीद थी, अगली बार जब उसकी ज्वाला की शक्ति बढ़ गई तो वह केवल 7 पाउडर को ही एक साथ मिला पाया। सभी औषधीय पाउडर तुरंत राख में बदल गए। आह नहीं! उस व्यक्ति ने अचानक बहुत जोर से दहाड़ लगाई, जिससे उसके आसपास के लोग उछल पड़े और परिणाम स्वरूप टकराना। 1 दर्जन धमाकेदार आवाजें गूंजी। उसकी दहाड़ से कई लोग परेशान हो गए थे। उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। तुम कुतिया हो, मूर्ख!
उग्र दहाड़े गूंज उठीं। वे मूल रूप से पूरी तरह से शोधन पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन इस व्यक्ति की चीख ने उस सारे काम को बर्बाद कर दिया था। यह बेहद प्रभावशाली था। टावर प्रशासक ने आदेश दिया, जो भी हंगामा करे उसे बाहर निकाल दो। सफेद पोशाक पहने विशेषज्ञों ने तुरंत लोगों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। नहीं, हम निर्दोष हैं। यह वह कमीना था जिसने हमें फंसाया। हम पीड़ित हैं। उनमें से कई लोग अनिच्छुक थे। लोगों को कोसना बस एक सहज प्रवृत्ति थी, लेकिन टावर प्रशासक ने उन्हें अपनी बात कहने का कोई मौका नहीं दिया। सफेद लिबास पहने लोगों ने उन्हें मैदान से बाहर निकाल दिया। जो लोग गुस्से में थे लेकिन उन्हें गाली देने का मौका नहीं मिला था, उन्होंने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया। एक पल के लिए अखाड़े में मौत जैसा सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर कोई शोधन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। 6 घंटे बाद एक कीमियागर अचानक हंसा। मैं असफल हो गया, मैं सच में असफल हो गया, हा हा हा। उस व्यक्ति की हंसी ने तुरंत ही कई लोगों को उनके शोधन में असफल होने पर मजबूर कर दिया। उन लोगों ने उसे घृणा से घूरा। उस कमीने ने यह जानबूझकर किया था। वह तीनों शोधन में असफल हो गया था और उसका नाश होना तय था। वह दूसरों को भी अपने साथ नीचे लाना चाहता था। लोग इतने बुरे थे, अगर वे कुछ अच्छा हासिल नहीं कर सकते तो वे नहीं चाहेंगे कि कोई और भी इसे हासिल करे। कई लोगों ने इसे दोहराया, जिससे कई लोग फंस गए, लेकिन टावर प्रशासक केवल देखता रहा। जो कोई भी बोलता था उसे सीधे खत्म कर दिया जाता था। राघव की अभिव्यक्ति शांत थी। उन लोगों की छोटी छोटी तरकीबें उसके खिलाफ बेकार थीं। वह खुद को निखारने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अचानक उसके पीछे खड़ा व्यक्ति अपना मंच छोड़कर चला गया। उसने पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी थी कि वह असफल हो चुका है, लेकिन जब वह व्यक्ति राघव के मंच के पास से गुजरा तो उसने अचानक अपना मुंह खोला और उसके पूरे शरीर की आध्यात्मिक क्यूई बढ़ने लगी। इससे दूर खड़े हितेश और सौरभ के हाव भाव बदल गए, जबकि समुद्रसेन के चेहरे पर एक प्रसन्न मुस्कान दिखाई दी। लेकिन जब उस व्यक्ति ने अपना मुंह खोला ही था और उसका गला कांपना शुरू ही हुआ था, इससे पहले कि वह कोई आवाज भी निकाल पाता, एक बड़े हाथ ने उसके चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा। एक विस्फोटक ध्वनि के साथ उस व्यक्ति के चेहरे की हड्डियां टूट गईं और वह अजीब तरह से दूर सांझी की ओर एक चाप में उड़ गया। क्या? सभी चौंक गए। उन्होंने देखा कि राघव अभी भी थप्पड़ मारने की मुद्रा में था। वह थप्पड़ उसी की ओर से आया था। उन्होंने जल्दी से उसके मंच पर वापस देखा और एक पारदर्शी हाथ को भट्ठी के ढक्कन को पकड़े हुए देखा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण में उसके शोधन पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। जिस बात ने लोगों को सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह थी कि सांझी की स्थिति राघव के पीछे थी। लेकिन जब राघव ने इस व्यक्ति को सामने से थप्पड़ मारा था तो वह अजीब तरह से उसके पीछे उड़ गया था। मूल रूप से जब वह व्यक्ति जाने वाला था, सांझी ने चुपके से उसे एक सार्थक नजर से देखा था। वह व्यक्ति तुरंत समझ गया था और वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके सबसे तेज संभव दहाड़ने वाला था। लेकिन ऐसी चाल का राघव की नजरों से बच पाना नामुमकिन था। यह कैसा मजाक था? शुरू से ही राघव हर उस चीज पर ध्यान दे रहा था जो हो रही थी। उस व्यक्ति की उग्र दहाड़ शांत हो गई। जहां तक थप्पड़ की बात है, राघव किस तरह का व्यक्ति था? चेहरे पर थप्पड़ मारने की दिव्य क्षमता के मूल निर्माता के रूप में वह किसी को भी थप्पड़ मारकर किसी भी दिशा में उड़ा सकता था। हालांकि दूसरे लोगों ने कभी ऐसी विचित्र शक्ति नहीं देखी थी। कैसे कोई सामने से वार करके हमलावर के पीछे उड़ सकता है? यह हरकत कई लोगों की समझ से परे थी। सांझी हमेशा राघव पर ध्यान देता रहा था। अब इस व्यक्ति को उड़ते हुए देखकर उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। अगर उसे मारा गया तो यह बेहद परेशानी भरा होगा। राघव से पंगा लेने के बजाय उसने खुद ही मुसीबत मोल ले ली थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि राघव में इतनी आध्यात्मिक शक्ति होगी कि वह उसकी भट्टी छोड़ने की हिम्मत कर सके। टावर प्रशासक का इसमें हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। वह बस चुपचाप देखता रहा। सच तो यह है कि सांझी की हरकतें उसकी नजरों से बच नहीं सकती थीं। टावर प्रशासक सिर्फ राघव की अनुकूलन क्षमता देखना चाहता था।
एक महान कीमियागर के लिए न केवल प्रतिभा और दृढ़ता की आवश्यकता होती है, बल्कि एक अडिग शांत हृदय की भी आवश्यकता होती है। यही कारण था कि उसने कुछ भी नहीं किया था। जब राघव मुसीबत में था तो उसने कुछ नहीं किया था। अब जब राघव ने मुसीबत को उसके मूल स्रोत तक वापस भेज दिया था तो उसका भी कुछ करने का कोई इरादा नहीं था। ज्वाला मेघपाम, सांझी के चेहरे पर एक निर्दयी भाव प्रकट हुआ। अपना हाथ लहराते हुए एक विशाल सुनहरी लौ की हथेली उस व्यक्ति पर टूट पड़ी। धमाका। वह व्यक्ति आग की लपटों से उड़ गया। उसका पूरा शरीर जलकर काला हो गया था। यह पता नहीं चल पाया कि वह अभी भी जीवित है या नहीं। पृथ्वी ड्रैगन गोल्डन ब्लेज वास्तव में भयानक है, किसी ने कहा। कीमिया को गोली की लपटों से अलग नहीं किया जा सकता। जब किसी कीमियागर पर ज्वाला का हमला होता है तो उसके अंदर की गोली की लपटें अपने आप उसकी रक्षा करती हैं, लेकिन उस व्यक्ति की ज्वाला में पृथ्वी ड्रैगन गोल्डन ब्लेज का विरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता नहीं थी। जानवर की ज्वाला रैंकिंग में प्रथम रैंक का खिताब अयोग्य नहीं था। अपने अधीनस्थ के साथ इस तरह का व्यवहार करना हे कितना क्रूर है। भविष्य में वह अपने अधीनस्थों का सामना कैसे करेगा? कुछ लोग स्पष्ट रूप से सांझी के कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ये लोग असंबद्ध कीमियागर थे, इसलिए उनके मन में इतनी शंकाएं नहीं थीं। सांझी हजारों लोगों के सामने था। इसके अलावा वह और राघव केंद्र बिंदु थे। उनकी हर हरकत दर्शकों की नजरों में छा गई। उसने जो छोटी सी नजर डाली थी वह कुछ लोगों ने नोटिस की थी। उन सभी को लगा कि हुओ परिवार के नंबर 1 शिष्य के रूप में इस तरह से व्यवहार करना बहुत बेशर्मी थी। बाद में उसने उस व्यक्ति से छुटकारा भी पा लिया था, जैसे ही वह उसे एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, पूर्वज उसी प्रकार के वंशज को जन्म देंगे। वे पीढ़ी दर पीढ़ी कम होते जाएंगे, सौरभ ने आह भरते हुए कहा। जाहिर है ये शब्द हुओ परिवार का अपमान थे। समुद्रसेन ने व्यंग्य किया। हमेशा पल भर में लिए गए निर्णयों से हार और जीत होती है। क्या अज्ञानी लोग इस सिद्धांत को समझ सकते हैं? सौरभ और हितेश केवल मुस्कुराए। शब्दों से लड़ना जारी रखने के लिए बहुत आलसी थे। अखाड़े में पहले से ही लोग उस जले हुए व्यक्ति को ले जा रहे थे। 6 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था और अब सिर्फ आधे प्रतियोगी ही बचे थे। कई लोग सिर्फ औषधीय चूर्ण मिलाने से ही 3 बार असफल हो चुके थे। हालांकि यह जगह वाकई कुलीन लोगों से भरी हुई थी। इतने दबाव में भी उनमें से बहुतों ने अपनी भट्टियां बंद करनी शुरू कर दी थीं। राघव और सांझी ने एक ही समय में अपनी भट्टियां बंद कर दी। उन दोनों के बाद आर्यवीर और प्रतीक ने एक अगरबत्ती के समय से भी कम समय में अपनी भट्टियों को सील कर दिया। भट्टियों को सील करना यह दर्शाता था कि सभी पाउडर एक साथ मिल गए थे और अब मिश्रण को गोलियों में बदलने का सही समय था। 1 घंटे बाद 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी भट्टियां बंद कर लीं। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तथ्य यह है कि राघव और अन्य लोगों ने पहले ही अपनी भट्टियां सील कर दी थीं, जिससे उन पर और भी अधिक दबाव पड़ा और कई लोग शांत रहने में असमर्थ थे, जिससे उनकी विफलता की संभावना बढ़ गई। गोली की खुशबू, किसी ने शोधन पूरा कर लिया है। सभी ने जल्दी से खुशबू के स्रोत की ओर देखा। उन्होंने एक आदमी को देखा जिसने चेहरे पर 3 लंबी मूंछें रखी हुई थीं। जब उसने इस गोली की खुशबू को सूंघा तो वह उत्साह और घबराहट से भर गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह इसे खत्म करने वाला पहला व्यक्ति होगा। राघव ने उस व्यक्ति को देखा और अपना सिर हल्के से हिलाया। सांझी के लिए वह उपहास में व्यंग्य कर रहा था। उस व्यक्ति को देखकर बहुत से लोगों ने आह भरी। धमाका। भट्टी का ढक्कन खुला और अंदर देखकर भीड़ ने आह भरी। हालांकि यह उच्च श्रेणी का है, लेकिन इसमें कोई छल्ला नहीं है। कीमियागर भी अचंभित था। वह पहले से ही बहुत सावधान था। उसके विलय में बहुत कम खामियां थीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी अंगूठी ना हो? उफ, एक और आदमी जिसका कोई आधार नहीं है, एक बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। वरिष्ठ, क्या हो रहा है? 9 रिवॉल्यूशन लाइफ पिल दूसरी गोलियों से अलग है। आप गोली बनाने में जल्दबाजी नहीं कर सकते। वास्तव में
आप इसे जितनी धीमी गति से परिष्कृत करेंगे उतना ही बेहतर होगा। यह सामान्य गोलियों के विपरीत है। साधारण गोलियों के लिए आप इसे जितनी जल्दी हो सके परिष्कृत करना चाहते हैं ताकि इसका सार हवा में न फैल जाए। लेकिन नौ क्रांति जीवन गोली में एक जन्म जीवन घास होती है। जब उस घास को परिष्कृत किया जा रहा होता है तो वह हवा से बहुत सारी जीवन ऊर्जा को अवशोषित करती है। केवल उस जीवन ऊर्जा को अपने अंदर खींचकर ही नौ क्रांति जीवन गोली में वास्तव में एक जीवन को बचाने की शक्ति होगी। जहां तक इस व्यक्ति की बात है, वह स्पष्ट रूप से इस गोली के फार्मूले में निहित वास्तविक औषधीय प्रभावों को नहीं समझता है। उसने इसे सामान्य तरीकों के अनुसार परिष्कृत किया है, इसलिए निश्चित रूप से उसके लिए इसे एक गोल गोली में परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं था। गोलियों की यह भट्टी मूलतः कचरा है। हर कोई आश्चर्यचकित होने से खुद को नहीं रोक पाया। उन्हें नहीं पता था कि नौ क्रांति जीवन गोली में ऐसा रहस्य छिपा है, लेकिन वे इस बात से अधिक हैरान थे कि इस पीढ़ी की गोली सम्राट प्रतियोगिता कितनी असामान्य थी। न केवल आपको विभिन्न औषधीय अवयवों से परिचित होने की आवश्यकता थी, बल्कि आपको सभी प्रकार के गोली फार्मूले से भी परिचित होने की आवश्यकता थी। यहां मौजूद आधे लोगों के लिए यह पहली बार था कि वे 9 रिवॉल्यूशन लाइफ पिल के बारे में सुन रहे थे। जहां तक उस रहस्य की बात है जिसे बूढ़े व्यक्ति ने समझाया था, उनमें से 99% से ज्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते थे। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सांझी, राघव और अन्य लोगों ने अपनी भट्टियों को सील करने के बाद स्थिर लौ बनाए रखी है। नौ क्रांति जीवन गोली के शोधन का सबसे कठिन बिंदु भट्टी को सील करने के बाद गोली की लौ को उसके सबसे कमजोर स्तर पर नियंत्रित करना है। लेकिन साथ ही आप गोली के तरल को जमने नहीं दे सकते। इस गोली में गोली की लौ और आध्यात्मिक शक्ति के नियंत्रण के लिए कठोर आवश्यकताएं हैं। यह कुछ ऐसा है जिसका पिल फ्लेम की ताकत से कोई लेना देना नहीं है। इसके बजाय यह नियंत्रण पर निर्भर करता है। यदि आप इसे अच्छी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप अंत में जीवन ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पिल को पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे। भले ही पिल बन जाए, लेकिन इसमें कोई रिंग नहीं होगी। यह तथ्य कि एलिमिनेशन राउंड को पास करने के लिए आपको 5 रिंग की आवश्यकता है, एक अत्यंत कठोर आवश्यकता है, बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। दूसरे शब्दों में, जो लोग गोलियों का शोधन सबसे अंत में पूरा करते हैं, वे उच्च श्रेणी की गोलियों का शोधन करेंगे। सही। जब वे बात कर रहे थे, तब अन्य 2 लोगों ने भी अपना शोधन पूरा कर लिया था, लेकिन नतीजा वही हुआ जैसा कि बुजुर्ग ने कहा था। उनके पास कोई अंगूठी नहीं थी। इन दोनों के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि यह उनके औषधीय अवयवों का आखिरी सेट था। उनके लिए शोधन पूरा करना बेहद मुश्किल था, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई अंगूठी नहीं थी। एक और व्यक्ति खत्म हो गया। अफसोस, सिर्फ एक अंगूठी बची है। वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो भीड़ की बातें सुन रहा था और उसने अपनी लौ की ताकत को कमजोर कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके देर से समायोजन के कारण केवल एक अंगूठी दिखाई दी। उसके बाद कई और लोगों ने भी अपना शोधन पूरा किया, लेकिन परिणाम वही रहे। वे सभी बाहर हो गए। उच्चतम ग्रेड केवल 3 रिंग था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। ऐसा नहीं था कि वे इसे धीरे धीरे परिष्कृत नहीं करना चाहते थे, बल्कि बस इतना था कि वे सही तापमान पर लौ को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। अगर वे थोड़ा बहुत कम हो जाते तो गोली जम जाती। ऐसी गांठ को अब गोली भी नहीं कहा जा सकता। इसका न केवल कोई प्रभाव नहीं था, बल्कि यह विषाक्त पदार्थों से भी भरा हुआ था। हे भगवान, आखिरकार कोई तो गुजर गया। जूनियर मास्टर्स फेंक और चाय भी अपना काम खत्म कर रहे हैं। कमाल है, उनमें से प्रत्येक के पास 3-5 रिंग गोलियां हैं। यह 14वां घंटा था। आसमान पहले ही अंधेरा हो चुका था, लेकिन लालटेनों ने चारों ओर उजाला बनाए रखा था, मानो अभी दिन हो। शेष सभी कीमियागरों ने अपनी भट्टियां खोलीं, लेकिन केवल 87 लोग ही एलिमिनेशन राउंड पास करने की आवश्यकताओं को पूरा करने में कामयाब रहे। असफलता की दर 90% थी। अब तक सबसे अच्छा परिणाम पाने वाली विपिन थी।
वह 6 रिंग की गोली को परिष्कृत करने वाली एकमात्र व्यक्ति थी और वह गर्व से भरी हुई थी। हालांकि प्रतियोगिता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। राघव और सांझी अभी भी कम तापमान पर शोधन कर रहे थे। वे दोनों एक दूसरे को बर्फीली निगाहों से देख रहे थे। उनकी निगाहें उत्तेजना से भरी हुई थीं। वे स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे।